हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं। तो एक बार फिर से आपके सामने इस चैनल पर करंट अफेयर की क्लास आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत जगह करंट अफेयर देखता हूँ, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंस लगती है उसको उठाकर लाता हूँ। ठीक है, तो आपको चित्र के साथ मिलेगी और आपको करंट अफेयर के साथ साथ उससे जुड़े टॉपिक्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो में ज़्यादा टाइम बर्बाद करे बिना वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। भारतीय महिला टीम ने खेला ऑस्ट्रेलिया देश के साथ अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट। अगर उन्होंने कहे जाए आपसे कि पहला गुलाबी गेंद टेस्ट मैच भारतीय महिला ने किसके किसके साथ खेला था, क्या बताएंगे आप? ऑस्ट्रेलिया देश के साथ पहला गुलाबी गेंद खेला गया था। ठीक है, उससे मिलते जुलते पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंडन में करारा ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के बीच पहला गुलाबी गेंद वाला दिन व रात टेस्ट आयोजित कराया गया। ठीक है, कब कराया गया? दिन या रात वाला आयोजित कराया गया। ठीक है, इस टेस्ट में भारतीय का नेतृत्व मिताली राज ने किया था। इस टेस्ट में अगर पूछा जाए कि जो टेस्ट हुआ था दिन या रात ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में गुलाबी गेंद से, तो उसका मतलब कैप्टन कौन बने थी, तो कौन हो जाएंगी? मिताली राज ने किया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में सिडनी में महिला एसेज के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ पहला गुलाबी गेंद टेस्ट खेला था। लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में सिडनी में खेला था। ठीक है, महिला एसेज के दौरान इंग्लैंड के साथ खेला था, लेकिन अब की बार इंडिया के साथ खेला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद में बात कर लेते हैं। तो लिखा है, दोनों टीमों ने आखिरी बार 2006 में एडिलेड में एक टेस्ट खेला था, जब ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। इससे पहले दोनों टीम ने गेम खेला था, वो 2006 में हुआ था, एडिलेड में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? एडिलेड में खेला गया था। एक टेस्ट खेला गया था जब ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, इसमें मुक्केबाज के बारे में बताया गया है। इनका नाम है मैनी पिक्यू। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने मुक्केबाजी से संबंधित मैनी पैक्यूओ ने करी संन्यास से लेने की घोषणा। ठीक है, उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है पहला पॉइंट, पूर्व विश्व चैंपियन मैनी पैक्यूओ ने पेशेवर मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की। क्या हुआ? मुक पूर्व मुक पूर्व विश्व चैंपियन मैनी पैक्यूओ ने पेशेवर मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, मैनी ने 16 साल की उम्र से मुक्केबाजी में अपने करियर की शुरुआत की थी। कितने साल से शुरुआत की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 16 साल की उम्र से की थी। मैनी ने 26 साल की उम्र तक कितने पेशेवर मुक्केबाजी जीती? 72 पेशेवर मुक्केबाजी जीती। ठीक है, ये पॉइंट बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया। उन्होंने 5 अलग अलग बार वर्गों में लाइन चैंपियनशिप जीती थी, मतलब 5-5 एक साथ जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उनके बारे में है, उन्होंने हाल ही में 40 साल की उम्र में, मतलब वो जब 40 साल की उम्र के थे तब 2019 में तक वेल्टरवेट खिताब अपने नाम किया था। समझ गए? 2019 में जीता था मुक्केबाजी, किसने जीती थी वेल्टरवेट खिताब? 2019 में 40 साल की उम्र में किसने जीती थी? मैनी ने जीती थी। ठीक है, ये पॉइंट उससे जुड़े हो गए। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन की। ये हैं विनोद अग्रवाल। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बारे में बात कर लेते हैं। विनोद अग्रवाल बने ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष। कौन बने हैं? ऑटोमेटिक स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? विनोद अग्रवाल का बने हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। विनोद अग्रवाल ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष निकुंज सागी की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? इससे पहले कौन अध्यक्ष रहे, पूछ ले अगर, तो आप क्या बताएंगे? इससे पहले कौन अध्यक्ष रहे? तो बने निकुंज सागी। कौन बने? निकुंज सागी। ठीक है, उन्होंने पूछा, अगर आपसे पूछा जाए जिन्होंने 4 सालों के बाद ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, इससे पहले कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है? कितने सालों तक दिया है? कितने सालों तक रहे थे? तो बता दीजिए। 4 साल के बीच में 4 साल तक रहे थे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद
अगर इनके बाद कौन आया है तो क्या हो जाएगा, इसके बाद ऑटोमेटिक स्किल के अध्यक्ष, काउंसलिंग के अध्यक्ष कौन बन जाएंगे, अब विनोद अग्रवाल बन जाएंगे। ठीक है, इनसे जुड़े क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और एक क्वेश्चन हो जाएगा, विनोद अग्रवाल वर्तमान में वीई कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ है। अगर आपसे पूछे वी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के प्रबंध के निदेशक और सीईओ कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा विनोद अग्रवाल, ये भी हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी हो जाएगा विनोद अग्रवाल। ठीक है, आपको चित्र दिखा दिया, ना दिखा हो तो एक बार और देख लीजिए। देखिए ये है, आपको चित्र से पूछा जा सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं बुक से। वेले वोले सेइंका ने लॉन्च की क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पी अस्ट पीपल ऑन अर्थ पुस्तक। ठीक है, किसने लॉन्च की, वोले सेइंका। ठीक है, क्या लॉन्च किया, फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पी ईस्ट पीपल ऑन बुक अर्थ पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट इनके बारे में पॉइंट कर लेते हैं। लेखक वोले सेइंका ने अपनी नई पुस्तक कार्निकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पी अस्ट पीपल ऑन अर्थ लॉन्च की। अगर आपसे पूछे कि जो नई पुस्तक लॉन्च हुई है कार्निकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पी अस्ट पीपल ऑन द अर्थ लॉन्च, अर्थ यहाँ तक होगा, इतना नाम है, लॉन्च की, इनके लेखक कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, वोले सेइंका। ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पुस्तक के सूरत बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, तो पुस्तक तो आप जरूर लिख लीजिए, नोट में रह लीजिए, नोट में लिख लीजिए। मैं जितनी भी करंट अफेयर या कोई भी क्लास लेके आता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ही लेके आता हूँ कि आपके लिए, कि मतलब 10 जगह ट्राई करता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी में ट्राई करता हूँ। ठीक है, देखिए वोले सेइंका ने वर्ष 1973 में अपना अंतिम उपन्यास सीजन ऑफ एनोमी लिखा था। 1973 में क्या लिखा था, वोले सेइंका ने अपना उपन्यास लिखा था सीजन ऑफ एनोमी। अगर आपसे पूछ दे कि सीजन ऑफ एनोमी के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा, वही वोले सेइंका। और कब लिखा गया था, वर्ष 1973 में लिखा गया था। ठीक है, ये आपसे 3-4 क्वेश्चन जुड़े मिल गए। आगे बात करें उसी चीज़ में, तो वह साहित्य के अफ्रीका का पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति भी हैं। देखिए एक पॉइंट और मिल गया, अफ्रीका का पहला नोबेल पुरस्कार जीता, किसने जीता, वोले सोइंका ने जीता। किसने जीता, अफ्रीका का पहला नोबेल पुरस्कार वोले सोइंका। ठीक है, ये पॉइंट लिखते चलिए जिससे आपको दिक्कत ना हो आगे। पॉइंट लिख लेंगे तो पेपर में एक बार रिवीजन करिए, याद हो जाएगा, है ना। तो लिखिए, दूसरा भी है इसमें, उन्होंने 50 वर्षों के बाद इस नए उपन्यास को लॉन्च किया था। कितने वर्षों के बाद, 50 वर्षों के बाद उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, उन्होंने कुछ, अगर आपसे पूछे कितने वर्षों के बाद लॉन्च किया गया, तो आप बता देंगे 50 वर्षों के बाद लॉन्च किया। ठीक है, उन्होंने कुछ उल्लेखनीय नाटक जैसे द जीरो प्लेज, द रोड, द लॉयन एंड द ज्वेल, है ना, मैड मेल एंड स्पेशलिस्ट ऑफ फ्रॉम जिया विद लव भी बहुत प्रसिद्ध है। देखिए इतने सारे बुक के नाम दे दिए हैं आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप बुक के सारे नाम लिख लीजिए, उसके लेखक लिख लीजिए। लेखक का नाम एक ही है, क्या होगा, वोले सोइंका। ठीक है, ये आप नाम लिख लीजिए, लाइन से नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया, 1 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। ठीक है, हर साल 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्पेशल डेज भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं स्पेशल डेज भी एक लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो भी स्पेशल डेज आता रहता है मैं उसको भी लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे कि बुढ़ापा और बड़े दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और समाज में वृद्ध लोगों की मदद के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। देखिए आपके पूछा जाए कि ये अगर 1 अक्टूबर को विश्व स्तर और वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, लेकिन किस बेस पे मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है ना, अगर आपसे बता दें किस उद्देश्य से मनाया जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे, ये देंगे, बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे बुढ़ापा और बड़े दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में वृद्ध लोगों की मदद के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, समझ गए, इसको लिख लीजिए।
ना लिख पाए जल्दी से तो वीडियो रोक के लिख लीजिए, ना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धज दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया, ये भी देखिए, ये भी बहुत पूछा जाता है, विषय क्या रखा जाता है डिजिटल। देखिए विषय आपसे अगर पूछ दे 2021 में विषय क्या रखा गया, तो आप क्या बताएंगे, डिजिटल इक्विटी ऑफ फॉर ऑल एजेस रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, डिजिटल डिजिटल इक्विटी इक्विटी फ्रॉम फॉर ऑल एजेस, ठीक है, एजेस रखा गया। ये कब कब स्टार्ट हुआ था, देखिए 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। ये कब से स्टार्ट हुआ, 14 दिसंबर 1990 से लागू हुआ था। किसने लागू किया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लागू किया था। ठीक है, किसके नाम पर लागू किया था, वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। देखिए इससे जुड़े कितने सारे क्वेश्चन हो गए, है ना, तो सबको पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, देखिए ये दिशा कर्माकर हैं, ठीक है, ये दिशा कर्माकर हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। देखिए दिशा कर्माकर ने जीता विया मिस इंडिया 2020 का खिताब। इससे जुड़े पॉइंट देख लेते हैं। दिशा कर्माकर ने विया मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। 2021 में मिस इंडिया का खिताब किसने जीता, दिशा कर्माकर। किसने जीता, दिशा कर्माकर ने जीता। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछते दिशा कर्माकर ने कब जीता था, तो 2021 में जीता था। 2 क्वेश्चन हो गए। वही स्वस्तिका फर्स्ट रनर अप और मरुणमयी सेकंड रनर अप रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। मिसेस, देखिए मिसेस की गोल्ड कैटेगरी में मृणालिनी और क्लासिक कैटेगरी में सुजाता रणसिंह ने वी आर मिसेज इंडिया 2021 का खिताब जीता। मिसेज गोल्ड में जीता। मिसेज की गोल्ड कैटेगरी में कौन कौन जीते हैं, मृणालिनी जीती हैं, और क्लासिकी कैटेगरी में सुजाता रणसिंह की विया मिसेज इंडिया 2021 का खिताब जीता है। ठीक है, वहीं गोल्ड की कल्पना मल्होत्रा फर्स्ट रनअप और नेहा अमरावत सेकंड रनअप रही हैं। ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस इंडिया से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, सबको पॉइंट वाइज लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्रिकेट से जुड़ी। वनडे क्रिकेट में झूलन गोस्वामी करियर बेस्ट रैंकिंग में रही दूसरे स्थान पर। इनसे जुड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं, नोट करते चलिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइज, देखिए वनडे क्रिकेट में झूलन गोस्वामी बेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रही हैं। क्या होगा, वनडे क्रिकेट में बेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन रही, तो कौन रही भैया, गोस्वामी, झूलन गोस्वामी रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखें। 38 साल की झूलन गोस्वामी ने, ठीक, क्या लिखा है, 38 साल की झूलन गोस्वामी ने कुल 600 करियर विकेट किए हैं। 38 साल की झूलन गोस्वामी में कितने विकेट किए हैं, 600 करियर विकेट किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट की। वह इस मुकाम पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज भी बनी है। पहली गेंदबाज कौन बनी है जो इस मुकाम पर पहुंची हैं, जो करियर बेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची हैं, जो 600 विकेट पे। देखिए मैं कितने सारे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देखिए फिर से स्टार्ट करता हूँ। पहली गेंदबाज, पहली मतलब इस मुकाम पर कौन पहुंची हैं, दुनिया की पहली गेंदबाज कौन बनी है, बेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन रही हैं, 38 साल की झूलन गोस्वामी में 600 करियर विकेट जीते हैं। किसने जीते हैं, झूलन गोस्वामी ने जीते हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स के आंसर हो गया। वही भारतीय कप्तान मिताली राज बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रही। क्या होगा, मिताली राज कौन से स्थान पर रही, बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रही। ठीक है, इनसे जुड़े एक और पॉइंट है। वही अगर ऑलराउंडर रैंकिंग के बात भी की जाए तो झूलन गोस्वामी में 3 स्थान की छलांग लगाकर टॉप 10 में जगह बना ली है। ठीक है, आपसे झूलन गोस्वामी से एक और पॉइंट मिला है, झूलन गोस्वामी में टॉप 10 में जगह बना ली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मुकेश अंबानी से जुड़ी। मुकेश अंबानी रहे IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान पर। चलिए पॉइंट, इनसे जुड़ी पॉइंट की बात कर लेते हैं। IIFL
हेल वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में लगातार 10वें साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान पर रहे हैं। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन है। ठीक, आपसे पूछेगा 10 साल से लगातार कौन IIFL वेल्थ हुरून इंडिया के सबसे अमीर आदमी रहे, कौन होंगे, मुकेश अंबानी। एक क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कौन है, मुकेश अंबानी। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वर्ष 2021 में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 71 क्या बोलेंगे इनको, क्या हो जाएगी इनकी, 7,18,000 करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति कितनी है, 7,18,000 करोड़। ठीक है, वही इस सूची में अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी दूसरे स्थान पर रहे, जिनकी कुल संपत्ति कितनी है भैया, देखिए इसमें लिखा हुआ है कितनी है, 5,05,900 करोड़ रुपए है। अगर आपसे पूछेगा कि देखिए इससे जुड़ी अदानी समूह के अध्यक्ष कौन है, गौतम अडानी है। ठीक है, दूसरे स्थान पर, जो कि दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, उनकी संपत्ति कितनी है, 5,05,900 करोड़ रुपए। ठीक है, दूसरी बात कर ले, वही इस रैंक पर तीसरे स्थान पर कौन रहे हैं, शिव नादर रहे हैं, जिनकी संपत्ति कितनी है, 2,36,000। ठीक है, 2,36,000 करोड़ रुपए की संपत्ति 7 सूची में शामिल रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड की बारे में बात कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शिव नादर को किया USIBC ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित। ये है आपके शिव नादर। ठीक है, देख लीजिए इनको, देखिए इनसे जुड़े पॉइंट गिन लेते हैं। US इंडिया बिजनेस काउंसिल, USIBC का फुल फॉर्म है US इंडिया बिजनेस काउंसिल। ये फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, ये पॉइंट में लिख लीजिए जल्दी से, US इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है, जब भी मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो आपका कर्तव्य है कि आप नोट्स लेकर बैठें, आप एक डायरी लेकर बैठें, कुछ भी एक पेज ही लेकर बैठे, आप नोट बनाइए। ठीक है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट बनाते चलिए और एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ आपको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतने क्वेश्चन मिलेंगे तो आप खुद ही कहेंगे वाह भाई आपने पढ़ाया था। ठीक है, तो देखिए के लिए HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और चेयरमैन एमेरिट्स शिव नादर और ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड टैफे के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मल्लिका श्रीनिवासक के चयन की घोषणा की। देखिए इतने सारे क्वेश्चन हो गए ना, इसको पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन दोनों शीर्ष कारोबारियों को 6 से 7 अक्टूबर को आयोजित किए जाने वाली वर्ष 2021 में इंडिया आइडियाज समिट में इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा आप, जो ना समझ में आए इसको फिर से पढ़िए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा, पॉइंट्स वाइज इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, ये है ज्योति देशपांडे। ठीक है, इनको देख लीजिए। ज्योति देशपांडे बनी है कहाँ की, बायकॉम 18 की CEO बनी है। ठीक है भैया, इनसे जुड़ी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट की बात करते हैं तो लिखा है ज्योति पांडे को बायकॉम 18 की CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वाईकॉम 18 की CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ज्योति देशपांडे। एक क्वेश्चन हो गया ना आपका, लिखते चलिए। ज्योति देशपांडे को भारतीय मीडिया एवं इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में 25 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। इसका मतलब ये भारतीय मीडिया में भी हैं और इंटरनेशनल क्षेत्र के में भी पढ़ती हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए जिनके आधार पर इसे CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसके आधार पर नियुक्त किया गया, ये देखिए पूछ सकता है किसके आधार पर नियुक्त किया गया उनको CEO, तो बता दीजिएगा आप, भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। ठीक है, देश पांडे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मीडिया और इंटरटेनमेंट बिजनेस के चेयरमैन के कार्यालय में मीडिया अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थीं। अभी तक देश पांडे रिलायंस लिमिटेड के
और इसमें इंटरटेनमेंट बिजनेस चेयरमैन के कार्यालय में मीडिया अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थी। ठीक है, इनके जुड़ी एक और, इसके पहले वह इरोज इंटरनेशनल के ग्रुप में CEO MD के तौर पर रही थी। देखिए इससे पहले कहाँ रही थी, इससे पहले इरोज इंटरनेशनल ग्रुप के CEO MD में के तौर पर रही थी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा आपने तो उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।